हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, पूछना पड़ता है क्योंकि चैप्टर जो चल रहा है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो हो सकता है कि किसी ने आपको डरा दिया हो, इसीलिए मैंने पूछा। बच्चे कह रहे हैं हम सब बहुत बढ़िया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट क्लास में हमने इसकी इंट्रोडक्टरी बातें की थी। आज हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए आज की क्लास में सभी बच्चे अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। आइए बेटे, मेरे साथ साथ सभी बच्चे कुछ बातें नोट करनी शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो जब तक बच्चे रेडी होते हैं मैं पहले चैप्टर का नाम लिख लेता हूं। चैप्टर का नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम इसे बुलाते हैं। ठीक है जी। बेटे, आज मैं आपके साथ में कुछ बात करने वाला हूं कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑब्लिग इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे, आज की क्लास का चर्चा यह है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू या मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना इनके रेवेन्यू के सोर्सेज ही अलग होते हैं और हमने बेसिकली इनके रेवेन्यू के सोर्सेज के बारे में ही डिस्कशन करनी है। हाँ, इनकी पेमेंट्स या इनके खर्चे सभी वही होते हैं जो नॉर्मली बाकी लोगों के भी होते हैं, इसीलिए मेन पार्ट क्या है, रेवेन्यू या इनकम की बात करना। तो आज मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं अच्छा सर ये बताइए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आते हैं या क्या होते हैं। मैंने कहा आज मैं केवल एक ही की चर्चा कर पाऊंगा। नंबर वन, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये हमने पहली बार सुना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैंने यही आपसे कहा है कि इस चैप्टर के अंदर आप सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में ही सीखेंगे ज्यादातर, जिसमें से पहला सोर्स मेरे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। मैं यहां पर दो तीन लाइनें छोड़ देता हूं ताकि मैं यहां पर आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में लिखूंगा कि क्या होता है। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। अब बेटे ऐसा था कि ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है जी। ये बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों के मन में आया कि हमारे बच्चे खेलेंगे कहां, हमारे बच्चे खेलेंगे कहां। हम उनके लिए ना एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं। अच्छा जी। यानी स्पोर्ट्स क्लब का मतलब ये हो गया कि हम बच्चों को सुविधाएं देंगे, बड़ों को भी मौका देंगे कि आप हमारे स्पोर्ट्स क्लब में आइए। और यदि आप टेनिस खेलने के शौकीन हैं तो हम टेनिस का कोर्ट बना देंगे, टेनिस खेलना। अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो तो आप बैडमिंटन खेल लेना, हम बैडमिंटन की फैसिलिटी बना देंगे। यदि आपको क्रिकेट पसंद है तो हम क्रिकेट की फैसिलिटी देंगे। अगर आपको पूल, स्नूकर, बिलियर्ड्स ये सब खेलना अच्छा लगता है तो फैसिलिटी आपको बना देंगे। अगर आपको टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है तो टेबल टेनिस की ऑप्शन दे देंगे। आपको स्विमिंग करनी अच्छी लगती है तो स्विमिंग पूल बना देंगे। आपको हेल्थ क्लब चाहिए तो हम हेल्थ क्लब बना देंगे।
यानी कि यहां पर वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जो आना चाहे इसको यूज कर सकता है। अब समस्या यह है कि इन चीजों को करने के लिए हमें खर्चा चाहिए, ठीक है। अब बेटे लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स क्लब चलाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, लेकिन बिना पैसे लिए तो हम ये सर्विस दे नहीं पाएंगे, फ्री में सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो भाई स्पोर्ट्स क्लब ने सोचा कि जो लोग भी हमारे स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, उन्हें पहले हमारे स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनना होगा। क्या बनना होगा? मेंबर बनना होगा। और जो भी व्यक्ति हमारे स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनेगा, उसे हम ये सारी की सारी फैसिलिटीज करने की ऑप्शन देंगे, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन हर मेंबर को ईयरली मतलब हर साल 1000 रुपीज इस स्पोर्ट्स क्लब को देने होंगे। यानी कि क्लब के जितने भी लोग मेंबर बनेंगे वो 1000 रुपीज पर एनम हर साल स्पोर्ट्स क्लब को दिया करेंगे, और यही जो पेमेंट वो स्पोर्ट्स क्लब को दिया करेंगे, और इसी पेमेंट से स्पोर्ट्स क्लब अपने खर्चे किया करेगा, समझा। और इस पीरियोडिक पेमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं सब्सक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? ये बेटे एक फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट है जो कि मेंबर देंगे। किसको? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है जी। अब आप जिस मर्जी भाषा में समझिए, मैंने जो आपको बताया था बस वही सब्सक्रिप्शन है, और इसी को अब मैं आपको 2 लाइनों में लिखवाने जा रहा हूं। बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन को? बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो कहेंगे सब्सक्रिप्शन मीन्स अमाउंट पेड पीरियोडिकली। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम तो कह रहे थे ईयरली। मैंने कहा बेटे ये तो मैंने सरलता के लिए ईयरली लिख दिया। पीरियोडिकली का मतलब है कि ये तो संस्था की मर्जी है कि वो आपसे मंथली लेते हैं, वो आपसे क्वार्टरली लेते हैं, या वो आपसे ईयरली लेते हैं, ये उनकी मर्जी होती है, ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन मींस अमाउंट पेड पीरियोडिकली। कौन देता है? मेंबर्स देते हैं। तो बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द मेन सोर्स ऑफ। ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये सर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, या मैं सरल भाषा में कहूं तो इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बताएं बेटे, आपको बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं हां सर, थोड़ी थोड़ी बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। दरअसल ना स्टूडेंट्स के बीच में ना इस चैप्टर को लेके बहुत पैनिक, या मैं कहूं बहुत ही डर उनके मन में बना रहता है कि ये चैप्टर जरा कठिन है, हमें समझ में आएगा नहीं। समझ में आ? अगर मैं आपको ये समझा पाता हूं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग और इसका ट्रीटमेंट समझा पाता हूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बेटे अगर आप सब्सक्रिप्शन सीख गए तो इसका मतलब ये है कि आप 50% ये वाला चैप्टर भी सीख जाओगे। इसीलिए मेरे साथ सभी बातों को आराम से समझना। जो मैं बातें करने जा रहा हूं मुझे पता है वो बातें सरल नहीं है, और बच्चे कह रहे हैं हम कौन सा सरल काम करते हैं। अगर सरल काम करना होता तो फिर कॉमर्स क्यों ली होती, है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अब और आगे समझने की हाँ जी कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, ठीक। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे
मैंने आपसे बताया था कि बेटे एक तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों ने कहा हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में आपने बताया था। हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर। अब बेटे होता क्या है, जो रिसिप्ट होगी, अब आप सोचिए, इनकम हमें रिसीव होती है। अब बेटे कोई व्यक्ति मान लीजिए जॉब करता है, कोई पर्सन अगर जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मेरी इनकम है, वो मुझे मिलेगी। इसका मतलब जो इनकम होती है ना, वो रिसिप्ट होती है, और जो खर्चे होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी हमें पेमेंट करनी होती है। बोलो हाँ। यस सर। इसका मतलब बड़ा सरल है कि रिसिप्ट इनकम बन जाती है और पेमेंट एक्सपेंस बन जाते हैं। लेकिन हर रिसिप्ट इनकम इतनी सरलता से नहीं बनती, और हर एक पेमेंट इतनी सरलता से खर्चे भी नहीं बनता। तो सर फिर क्या करना पड़ता है? बेटे रिसीट को इनकम तक लाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सिमिलरली पेमेंट को खर्चा बनाने के लिए भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और आज हम आपको यही एडजस्टमेंट सिखाने जा रहे हैं। ठीक है सर, आप हमें ये एडजस्टमेंट सिखाइए। मैंने कहा ये मैं आपको समझाता हूं। अब सभी बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है जी। ये था मेरा ईयर 2010, और रिसिप्ट का क्योंकि मैंने आपको उदाहरण समझा दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीट होती है, तो अब मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मैंने कहा भाई मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 30,000। ठीक है, ये मेरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, और ये मेरा ईयर 2010 है। इसका मतलब 2010 यहां पर स्टार्ट हुआ, ये बिगिनिंग है, और यहां पर वो एंड हो गया। ठीक है जी। अब बेटे मुझे सब्सक्रिप्शन मिली 30,000, और बाकी रह गई, जो मुझे मिलनी थी वो बाकी रह गई 2,000। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे सब्सक्रिप्शन 30,000 मिल गई, और ईयर खत्म हो गया, और अभी भी मुझे कुछ मेंबर्स ने पैसे देने हैं। वो अभी क्लब में आए नहीं है, आएंगे तो दे देंगे। क्लब वाले जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप आओगे दे देना। वो भी आए नहीं थे, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, बाकी रह गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई? बच्चे कह रहे हैं सर 30,000। मैंने कहा मुझे यह बताइए मैं इनकम में कितनी दिखाऊं? मैं इनकम में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी दिखाऊं? बताएं मुझे। बच्चे कह रहे हैं सर अगर आपको इनकम निकालनी है तो 30,000 रुपीज जो आपको मिल गए वो तो आपकी इनकम है ही है, और अकाउंटिंग का नियम यह कहता है कि जो मिलना है, इसी साल का जो मिलना है वो भी तो इनकम है। इसी को बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ? हमारे को इसमें आउटस्टैंडिंग को जोड़ देना होगा, तो यानी आउटस्टैंडिंग जो रह गया साल के अंत में वो था 2,000। इसका मतलब ये कि मेरी इनकम थी 32,000। बोले बेटे मुझे, क्या आपको बात समझ में आई? 30,000 की सब्सक्रिप्शन मुझे साल भर में मिलती है, और 2,000 की आउटस्टैंडिंग रह जाती है। लेकिन जब मैं अपनी इनकम निकालूंगा तो इनकम के अंदर मैं 30,000 में ये 2,000 रुपीज जोड़ दूंगा, और फिर मैं अपनी इनकम रिपोर्ट करूंगा कितनी? 32,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब बेटे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? आइए जी, अब ये आ गया मेरे पास ईयर 2011।
दिस इज ईयर 2011। अब 2011 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, लेट अस सपोज 48,000। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन मिल गई 48,000। और जब ये साल खत्म हुआ तो फिर से कुछ सब्सक्रिप्शन बाकी रह गई होगी। मान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो हमारी रिमेनिंग रह गई थी वो रह गई थी 4,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिली 48,000 और आउटस्टैंडिंग रह गई 4,000। अब मैंने कहा बताइए आप इनकम कितनी निकालोगे। मुझे बताना है आपने कि ईयर 2011 में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी होगी। बच्चे कह रहे हैं लो ये तो बहुत सरल काम है, आपको सब्सक्रिप्शन मिली थी 48,000, इसमें हम जोड़ देंगे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई थी, कितनी बाकी रह गई थी 4,000। तो बच्चे कह रहे हैं सर 48,000 प्लस 4,000 आपकी इनकम है। और मैं मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुराते हुए देख के बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है। बट सर आपने तो यही सिखाया था कि 30,000 में 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रह गए थे, वो जोड़ दो। अब सुनिए बेटे, पिछले साल जो 2,000 रुपीज मुझे नहीं मिले थे वो मुझे जरूर करंट ईयर में मिले होंगे। बोलो हाँ। यानी 48,000 जो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इसमें 2,000 लास्ट ईयर वाले भी शामिल थे। और इनकम हमेशा बेटे एक साल की निकाली जाती है, तो करंट ईयर की इनकम में पुराने वाला पैसा क्यों दिखाओगे, तो पुराने वाला पैसा आपको माइनस करना होता है। इसका मतलब ये कि आपको यहां से माइनस करना होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बच्चे कह रहे हैं ये क्या कर दिया, 48 प्लस 4 52,000 माइनस 2,000 50,000, ये मेरी बन जाएगी सब्सक्रिप्शन की इनकम। आप समझ सकते हैं मुझे जो 48,000 रुपीज मिले थे उसमें पुराने वाले पैसे भी मिले हुए होंगे, तो पुराने वाले साल के पैसे को माइनस कर दो और जो इस साल के पैसे हैं उन्हें ऐड कर लो, ये बन जाती है मेरी इनकम। इसका मतलब आपने याद ये रखना है कि जब भी हम इनकम निकालेंगे तो आउटस्टैंडिंग एंड जोड़ देंगे और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर देंगे। बोलिए ठीक हो गया। ठीक है सर। अब ये बताइए सर, अगर मैं 2012 की बात करता हूं तो क्या होगा। सर 2000 अगर आप 12 की बात करते हो तो इसका मतलब यह है कि पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपको 2012 में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। मान लेते हैं हमें 2012 के अंदर 55,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। ठीक है, और मेरी आउटस्टैंडिंग रह गई थी 9,000। इसका मतलब 9,000 रुपए मुझे मिलने बाकी थे। ठीक है ना। अब मुझे बताइए आपकी 2012 की इनकम क्या होगी। अच्छा सर, इसका मतलब यह है कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 55,000, इसमें जोड़ देंगे कितनी बाकी रह गई है, अभी 9,000 मिलने बाकी रह गए हैं, इसे जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जो पिछले साल बाकी रह गए थे ना, वो हमें मिल गए होंगे, ऐसा माना जाता है कि वो मिल गए होंगे, तो वो बाहर कर दूंगा। इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 55,000, जिसमें से पिछले साल का पैसा था 4,000, वो मैंने बाहर कर दिया और जितना अभी मिलना बाकी है वो मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई। यानी कि मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई कितनी, 60,000। 60,000। बोलिए। अच्छा सर, हम 2013 का निकालना चाहते हैं
मैंने कहा लीजिए आप ईयर 2013 का निकालिए। ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, लेट अस सपोज हम ये ले लेते हैं 75,000, और कितनी बाकी रह गई थी? 4,000 मेरे पास बाकी रह गई थी। अब सभी बच्चे मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे कि 2013 में मेरी कितनी इनकम आई। हाँ जी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से निकालेंगे। सर आप भी तो निकालना शुरू करो। मैंने कहा हाँ जी। सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे, उसमें जोड़ देंगे कितना आउटस्टैंडिंग एंड है, और माइनस कर देंगे कितना आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। अब सब तो मैंने बता दिया। बच्चे कह रहे हैं सर हम आंसर निकाल चुके हैं। मैंने कहा अच्छा रुक जाइए, मुझे भी निकालने दीजिए। ये हुआ 75,000 और आउटस्टैंडिंग एंड था 4,000 और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था 9,000। ठीक है जी, यानी ये हो गया 70,000। वेरी वेरी गुड। ठीक है जी। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ यहां पर ध्यान से सुनेंगे कि बेटे ये रिसीट है, और रिसीट से इनकम बनने में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और मैं वही आपको यहां पर जो मैंने आपको सिखाया है वही मैं आपको एक बार फिर से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे साथ साथ सभी बच्चे इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम लिखेंगे कि भाई रिसीट से इनकम बनती है, रिसीट से इनकम बनती है, लेकिन उससे पहले हमें रिसीट में प्लस कर देना होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हमें ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये मैंने लिखा है एट द एंड, दोबारा लिख देता हूं। और माइनस कर देना होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। अगर आप इतनी बात सीख गए हैं तो बेटे आप ये समझिए कि हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, यानी अभी इसमें और भी एडजस्टमेंट बाकी हैं। लेकिन पहले इतनी सी बात मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। बच्चे कह रहे हमने समझ लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे एक क्वेश्चन करवाने दीजिए। सर कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे? बेटे मेरे पास बुक में है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है 20.53। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 20.53। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 20.53। क्वेश्चन नंबर 8 टी एस ग्रेवाल पेज नंबर 20.53। ठीक है जी। और हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सर क्वेश्चन तो दिखाइए। मैंने कहा रुकिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। हाँ अब समझ में आया। In 2013, subscription received by Jaipur Library Society were 42,000। सभी बच्चे एक एक लाइन का मतलब समझेंगे कि 2013 वर्ष में मुझे 42,000 की सब्सक्रिप्शन प्राप्त होती हैं। These subscriptions include 1,400 received for 2012। इसमें 2012 के पुराने साल के पैसे हैं 1,400, और ऑन 31 दिसंबर 2013 ड्यू सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 1,000।
और करंट ईयर के भी 1,000 रुपए मिलने बाकी हैं. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st December 2013 as subscriptions? अब बेटे ये क्वेश्चन तो आपको मेरे से पहले बना देना चाहिए, जल्दी से निकालें और मुझे इसका आंसर निकाल के बताएं. मैं इंतजार कर रहा हूं, सभी बच्चे इसे जल्दी से कंप्लीट करके मुझे बताएंगे. बेटे पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए ना मैं आपको डायग्राम बना के इसको समझाता हूं. सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर चल रहा था 2013 और 2013 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 42,000. ठीक है जी. और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लास्ट ईयर का पैसा जो रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 1,400 रुपए. 1,400 जो है वो लास्ट ईयर वाले हैं. इसका मतलब वो 2013 में मिल नहीं पाए थे, इसीलिए वो पैसा 2014 में मिला है. इसको हम बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग. ठीक है जी. ये है रिलेटेड टू लास्ट ईयर, रिलेटेड टू लास्ट ईयर. और अभी भी मिलना बाकी है कितना? 1,000. ठीक है. तो हम क्या करेंगे अब सर? हम इनकम निकालेंगे. हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम. कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम. और बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो निकाल भी लिया है. मैंने कहा बस मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए. इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42,000. इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और इसमें लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग. ये आउटस्टैंडिंग को मैं O/S लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ा वर्ड है ना. तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग को BEG लिख दिया. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब होता है वो पैसा जो लास्ट ईयर का मुझे रिसीव हुआ होता है ना, उसी को बोलते हैं. तो 42,000 में माइनस कर दो 1,400 रुपए, क्योंकि ये पिछले साल के थे. और इसमें प्लस कर दो 1,000 रुपीज. और फिर मुझे बताओ कि आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम क्या आ गई. सर हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई 41,600. वेरी वेरी गुड. इसका मतलब हमने आधा काम कर दिया. ठीक है सर. अब और आगे चर्चा समझाइए. मैंने कहा चलिए मैं अब आपको और आगे चर्चा समझाता हूं. ठीक है. दोबारा से समझिएगा. सभी बच्चे मेरे साथ साथ दोबारा समझेंगे. बेटे ये था मेरे पास ईयर 2010 और 2010 में लेट अस सपोज मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है 26,000. 2010 में मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 26,000. और इसमें अब होता क्या है, मुझे एडवांस में ही कोई पैसा दे गया. एडवांस में मुझे कोई 2,000 रुपीज दे गया मेंबर. मान लीजिए बेटे एक लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी का मेंबर हूं, तो मैं लाइब्रेरी का कार्ड बनवाने गया, तो बेटे मैं कुछ पैसे एडवांस में दे के आता हूं. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग पैसा एडवांस में दे के आते हैं. अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए कि अब मेरी इनकम कितनी है. सर अगर आपको पैसा एडवांस मिल गया तो बहुत सरल काम है. आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 26,000, मिली 26,000
और ये पैसा एडवांस है। एडवांस मतलब ये अगले साल का पैसा है जो आपको 2010 में मिल गया। हमारी अकाउंटिंग कहती है ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगले साल का पैसा मिल जाए तो उसे अपनी इनकम मान लो। ये आपकी इनकम नहीं है, इसे माइनस करना होगा। तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, इसे माइनस कर देना होता है, तब जाकर के हमारी इनकम आती है। हाँ, ये एडवांस है, आउटस्टैंडिंग का उल्टा। ठीक है, हाँ जी सर। अब बेटे मान लीजिए 2011, अब मान लीजिए 2011 में हमें 38,000 मिले। कितना मिला? 38,000। और इस 38,000 में हमारे को नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी मिला। मान लेते हैं ये हो गया 4,000। ठीक, अब बताइए नेक्स्ट ईयर की इनकम आप कैसे निकालेंगे? अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें सब्सक्रिप्शन मिली थी 38। अब देखना बेटे क्या होगा, जो एडवांस मुझे मिला है ये अगले साल का पैसा है, इसे माइनस कर दूंगा। माइनस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ रहा है? जो 38,000 रुपीज मिला है उसमें से 4,000 तो एडवांस है, इसीलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक, और जो लास्ट ईयर का एडवांस था उसे मैं प्लस कर दूंगा, एड एडवांस एट द बिगनिंग। ये लीजिए, और मेरी इनकम निकल के आएगी अब 36,000। अब बेटे रूल उल्टा हो गया। अब ओपनिंग का जो एडवांस था ना वो प्लस हो गया, और जो क्लोजिंग का एडवांस था वो माइनस हो गया। ठीक है जी, पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इस साल के लिए मिला था, तो वो इस साल के लिए इनकम बन गया है। लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए था, इसीलिए करंट ईयर की इनकम में मैंने उसको ऐड कर दिया। समझ में आया? और जो एडवांस एट द एंड था वो मैंने माइनस कर दिया। यानी कि मुझे बताइए रूल क्या बन गया? रूल बन गया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव में ऐड किया जाएगा। क्या ऐड करेंगे? तो बच्चे लिखेंगे हम ऐड करेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, और माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड। बोलिए, बात समझ आई? यानी अब जो पहले मैंने आपको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट सिखाई थी और अब मैंने आपको एडवांस की एडजस्टमेंट सिखाई है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो जाके मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट बनेगा सब्सक्रिप्शन का। तो बेटे अपने इस रूल को, हमने जो पहले रूल लिखा था ना उसमें ये वाला रूल जोड़ना है। ठीक है, हाँ जी। मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन रिसीव में क्या जोड़ेंगे? एडवांस एट द बिगिनिंग। जो पिछले साल एडवांस मिला था उसे इनकम बना दूंगा, इसीलिए जोड़ दूंगा एडवांस एट द बिगिनिंग, और माइनस कर दूंगा एडवांस एट द एंड। इन दोनों को वापिस लिखते हैं जहां पर हम अपना चार्ट बना रहे थे, इस चार्ट में वापिस ऐड कर दें। ऐड एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस एडवांस एट द एंड। यानी कि इसको नोट करके सभी बच्चे याद कर लेंगे कि रिसीप्ट से जब इनकम बनेगी
तो आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट ऐसे होगी और एडवांस की एडजस्टमेंट ऐसे होगी। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लें सभी बच्चे, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। बताएं, नोट हो गया? हाँ जी सर। आइए जी, अब हम इसी रूल को इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यही रूल बेटे आपको पूरे चैप्टर के अंदर लगाना है, और जब ये रूल आप समझ गए तो 50% एनपीओ का चैप्टर आप समझ गए। ठीक है सर, तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे हम इस रूल को एक बार दोबारा लिखते हैं। अब की बार हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। जो पुराना चार्ट मैंने आपके साथ बनाया था उसी को प्रॉपर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखूंगा। आप चाहें तो चार्ट को देखते हुए भी चल सकते हैं। सबसे पहले लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। सबसे पहले लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था, फिर उसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एंड और माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। यही रूल पहले मैंने आपको सिखाया था, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दो। तो आपने क्या करना है, लिखना है ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और एक दो लाइन छोड़ के लिखना है लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ देना है, ये मैंने क्रॉस क्रॉस लगा के बताया, और इसे माइनस करना होता है। फिर मैंने आपको एडवांस का रूल समझाया। एडवांस के रूल में मैंने समझाया कि बिगिनिंग का एडवांस प्लस करते हैं और एंड का एडवांस माइनस करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग इसे आप प्लस करेंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड इसे आप माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये टोटल आप इसे प्लस कर देना, इन दोनों को आप माइनस कर देना, ये आपकी बन जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन इनकम। बताएं बेटे, ये हमारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है और ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है जी, इसी को हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना दी। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? मुझे देखने दीजिए कि हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है हम क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 20.54। हाँ जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट
amount of subscriptions to be credited to income and expenditure account. आप इसका मतलब धीरे धीरे समझ जाएंगे. टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या है. अभी इसका मतलब यह है कि मुझे सब्सक्रिप्शन की इनकम बतानी है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014. मेरा करंट ईयर है 2014. ठीक है, तो ये कहलाएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर और ये कहलाएगा एंड ऑफ द ईयर. ठीक है सर. बिगिनिंग में भी दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी दी हुई है और आउटस्टैंडिंग एंड में भी दी हुई है. और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. बिगिनिंग में भी दी हुई है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड में भी दी हुई है. इसका मतलब टोटल आपको 4 एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दी जाती है. कितनी? 4. समझ में? और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी 13-14 में 30,000. वो आपसे कह रहा है कि मुझे इनकम निकाल के दिखाइए. बताओ क्या आप इनकम निकाल पाओगे? बड़ा आसान है सर, आइए जी तो करें. अब बेटे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है. सभी बच्चे मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे. यहां लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम. कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम. और मैं आंसर निकाल रहा हूं स्टेटमेंट बना के. इसको बोलते हैं स्टेटमेंट. तो सबसे पहला काम तो बेटे ये होगा कि आपको फॉर्मेट याद करना है. हां जी, सबसे पहले याद करना है. और बल्कि क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट लिखना है, बाद में फिगर लिखनी है. सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे. बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. ऐड. दो चीजें ऐड होती हैं और दो ही आइटम लेस होती हैं. नंबर 1, सबसे पहले बच्चा याद रखेगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस की जाती है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस की जाती है. और इसका उल्टा उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. वो माइनस की जाती है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करेंगे. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, इसे प्लस कर लेते हैं. और इसी का उल्टा हो जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड. ये दो चीजें हमें प्लस करनी है, ये दो चीजें हमें माइनस करनी है. और फिर हमारे को मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम. ठीक है जी. आपने इस फॉर्मेट को याद करना है. ये मैंने आपको 2 पार्ट में समझाया था. पहले आउटस्टैंडिंग का पार्ट समझाया था, फिर एडवांस का पार्ट समझाया था. और जब आप 2-3 बार इसे लिख लेंगे तो ये आपको रट भी जाएगा. सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की फिगर थी 30,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की फिगर थी 30,000. तो मैंने सबसे पहले यह लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000. फिर देखिए सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 5,000 था और एडवांस बिगिनिंग 3,000 था. आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया हुआ था 5,000, एडवांस बिगिनिंग दिया हुआ था 3,000, आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ था 2,500 और एडवांस एंड दिया हुआ था 7,000. ठीक है जी.
ये दिया हुआ है मुझे 2500 और ये मुझे दिया हुआ है एडवांस एट द एंड 7000। यानी इसमें ऐड करना होगा 5500 और लेस कर देना होगा कितना, 12000। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 23,500। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ होमवर्क लिखेंगे। अब आपके पास होमवर्क क्या जाएगा, होमवर्क आपके पास जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होमवर्क जाएगा और इसके साथ साथ आपके पास और क्या होमवर्क जाएगा, इसके साथ साथ आपके पास होमवर्क जाने वाला है प्लस इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8। और सर और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, और मैं सोचता हूं आपको होमवर्क में दे दिया जाए। अब मैं सोच रहा हूं और कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटे जाते जाते मैं आपको ना एक और प्रेजेंटेशन सिखा जाता हूं। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है जी। बेटे एक तो हुआ कि इनकम निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मेट बना लिया, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा तरीका भी है कि सर क्यों ना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लिया जाए। हम तो अकाउंट्स में ज्यादातर ना अकाउंट बना के काम करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म से ज्यादा निकालते हैं। अब सर अगर वो हमें कह दे अकाउंट बनाएं, तो क्या हम अकाउंट बनाएंगे नहीं? बोलिए, जल्दी बताइए। हाँ, बहुत सिंपल है, आराम आराम से याद कर लेना, इसमें क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं, यहां पे सबसे लिखिए टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। दूसरा तरीका है सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने का कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दो, और अकाउंट कैसे बनता है ये भी आपको याद करना है। तो सबसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। हाँ, इसके सामने लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहां लिखते हैं डेबिट में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखते हैं यहां क्रेडिट में। इसके सामने लिखते हैं बाय
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ये यहां लिखते हैं, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये यहां लिखते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेबिट में आएगा और एंड ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। बड़ा सरल है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग वाला क्रेडिट में आएगा और एंड वाला ऑपोजिट आएगा। ये सभी बच्चे को पता है, ये सभी बच्चे को पता है कि अकाउंट जब बनाते हैं तो अगर ओपनिंग का बैलेंस यहां आएगा तो उसका क्लोजिंग का बैलेंस यहां आएगा। ठीक है ना। किसी भी अकाउंट में आपने अभी तक अगर ये रूल सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो आज एक बार फिर मेरे से समझ ले। हम जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं, अगर उसका बैलेंस बीडी यहां आता है तो बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड में आता है। ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस बीडी, तो ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस सीडी। ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस बीडी और ये एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस सीडी। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होते हैं ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है एसेट, इसीलिए हम उसे डेबिट में दिखाते हैं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये होती है लायबिलिटी, इसीलिए हम क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहां दिखाते हैं, यहां दिखाते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये यहां आ जाती है और यहां पर आ जाता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारी इनकम बनती है। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आगे से आपको प्रैक्टिस करवाया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने स्टेटमेंट बना के आंसर निकाला। कई बार ना क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट बना के आंसर मत निकालो, अकाउंट बना के आंसर निकाल के दिखाओ। तब बच्चा कहता है सर टीचर लोग कैसे होते हैं, देखो हमने स्टेटमेंट से आंसर निकाल दिया, उसे खुशी नहीं है, वो कह रहा है नहीं अकाउंट बना के ही आंसर निकालना पड़ेगा। अब बताओ, चलो अगर वो ऐसा मांग ले तो आप घबराना मत, आप कहना कोई बात नहीं अकाउंट बना के आंसर निकाल देते हैं। बताइए जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000, सभी बच्चे यहां चेक कर लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहां आ जाता 30,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहां लिख दो 2500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग 3000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस बिगिनिंग 3000 डालते जाओ जगह पे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 5000 यहां आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंड ये यहां आएगा। बस फॉर्मेट याद करने हैं और उसमें फिगर डाल देनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर कितना आएगा, 30, 33, 35,500, ये होगा 35,500। इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दूंगा, ये हो गया 12,000, 12,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया 23,500, ये मेरी इनकम बन गई। ठीक है जी। अभी आप चिंता ना करें, अभी मैं आपको और भी सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालनी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि जो बातें हमने आपको आज सिखाई हैं वो आपको आनी चाहिए। और अभी आप होमवर्क पर ज्यादा जोर स्टेटमेंट फॉर्म से ही डाल लेना, कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी याद करने की कोशिश करोगे।
अभी होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 है और इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, और कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय।